हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये हाल ही फिलहाल में हुई है, 2-3 दिन पहले ही हुई है। और ये हमारे जो स्टे ऑर्डर को जो लेकर था, उस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं निर्णय तो नहीं बोलूँगी, डेवलपमेंट वर्ड सही कहा जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है स्टे ऑर्डर को लेकर। तो इस पे हम ये जानेंगे आज की वीडियो में कि जो स्टे ऑर्डर वेकेशन का जो होता है, 6 मंथ वेकेशन का होता है, इस पे लेकर जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट की, इससे हमारे जो सिविल केसेस जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, उस पे क्या असर होने वाला है, या हम जो नई फाइलिंग करेंगे उस पे हम स्टे ऑर्डर के अप्लाई करेंगे तो उस पे क्या होगा, क्या असर करेगा ये डेवलपमेंट। दूसरा चीज, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये कुछ बोला था तो उसमें एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की बात की गई थी, तो इस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का क्या परिभाषा होता है, क्या मतलब होता है, वो समझेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है और किन सिचुएशन में अ, इसे बनाया जाता है, और क्या हो रहा है हमारे स्टे ऑर्डर के उस लैंडमार्क जजमेंट पे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा जा रहा है, और ये क्यों हो रहा है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 2018 की बात है, 3 जजेस बेंच का है। एशियन रिसर्विसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का। ये जो केस था, अगर मैं बोलूँ, तो मतलब बोलते हैं ना, गले की हड्डी के टाइप का केस था। जो भी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो मतलब लिटिगेंट्स हो, या इवन जज ही क्यों ना हो, ये जो ऑर्डर जो आ गया था 2018 में, बहुत ही मतलब एक तरह से इसके कुछ तो अच्छे पॉइंट्स ही थे, लेकिन एक तरह से बोला जाए जो सिविल केस जो हमारी इतनी लंबी जो चलती है, उस पे कहीं न कहीं अ, इसने और ऐड ही कर दिया था उस प्रॉब्लम को। मतलब कम तो नहीं हुआ था, बढ़ ही गया था प्रॉब्लम। और कहीं न कहीं जो जिस पर्पज़ से आया था, वो पर्पज़ इसने कभी भी सर्व नहीं किया था। क्या था ये जजमेंट? वैसे इस जजमेंट के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाए। एक तो वीडियो स्टे ऑर्डर्स के ऊपर में है कि कैसे होता है, किस तरीके से लिया जाता है, उसमें मैंने बताया था इम्पोर्टेंट जजमेंट। और दूसरा है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस केस के बारे में। ये दोनों मैंने ऊपर डाल दिया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, अगर आपको स्टे ऑर्डर के बारे में क्लियर जानकारी चाहिए तो। तो चलिए हम बात करते हैं फिर जजमेंट था क्या बेसिकली, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, छोटे में बात करेंगे। देखिए, बेसिकली सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था इसमें कि ये जो था, ये क्रिमिनल अपील था, जो सुप्रीम कोर्ट में आया था। सबसे मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही लगती है, क्योंकि ये क्रिमिनल अपील आया था। और उसमें जो मैटर जो था, बेसिकली जो फैक्ट्स ऑफ केस के ऊपर हम जाए, तो कहीं न कहीं वो चार्जेस को लेकर था। कौन चार्ज फ्रेम करेगा, और उस चार्जेस पे कुछ स्टे ऑर्डर की बात आई थी। ये क्रिमिनल केसेस को लेकर था। आप अगर पूरे ऑर्डर को पढ़ते-पढ़ते आओगे, तो लास्ट में कब जाकर वो स्टे ऑर्डर पे पूरा कॉन्संट्रेट हो गया, और कब वो स्टे ऑर्डर सारे सिविल केसेस, सारे ट्राइब्यूनल, सारे हाई कोर्ट पे इम्प्लीमेंट हो गया, तो एक बहुत ही लास्ट में आकर एक इम्पोर्टेंट टर्न आ जाता था इस केस में, जो सभी के ऊपर में इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट कराने के लिए बोल दिया जाता है कि सबको फॉलो अप करना पड़ेगा। और डायरेक्शन भी इश्यूज़ हो जाते हैं सारे सिविल केसेस में, ट्राइब्यूनल्स में, कि कोई भी स्टे ऑर्डर अगर आपको मिलता है, तो वो 6 महीने के बाद में ऑटोमैटिक वेकेट होगा। अब देखिए, प्रॉब्लम यहीं पे आ गई है। सिविल केस में अपना ऑलरेडी एक प्रॉपर प्रोविज़न है। ऑर्डर 39 को अगर हम पढ़ते हैं सीपीसी के, तो उसमें एक प्रोविज़न है, ऑर्डर 39 सी या डी है, जिसमें बहुत क्लियर, सी है शायद, जिसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि आप यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में स्टे ऑर्डर को वेकेट कराने के लिए। ठीक है? दूसरी चीज़ होती है, सिविल केस में कोई भी जो ऑर्डर होता है, वो रीज़न्ड ऑर्डर होना होता है। मतलब अगर आपको स्टे अगर मिल भी रहा है, तो उसके लिए भी कोर्ट को सही बताना पड़ेगा, रीज़निंग देना पड़ेगा कि वो क्यों दे रहे हैं। तो सही उसी में ही सेम बात आ जाती है, अगर आप हटा भी रहे हैं, तो भी आपको रीज़निंग देना पड़ेगा, आप क्यों हटा रहे हो। लेकिन जब हम इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करें, तो ये बोल रहे हैं ऑटोमैटिक आपका स्टे वेकेट हो जाएगा। यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर ऑटोमैटिक कोई-कोई चीज़ स्टे हो रहा है, तो बहुत सारी जगह पे वो गलत हो जाता है। शायद कोई पार्टी बैठा ही होगा, वेट कर रहा होगा कि जस्ट ये वेकेट हो, 6 महीना हो और ये वेकेट हो, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जिसमें ये एप्लीकेशन फाइल ना करे, और वो जो काम करने के लिए वेट कर रहा था, वो तुरंत कर दे, ताकि बाद में कुछ एप्लीकेशन आई भी तो बोले बस उस वक़्त तो स्टे नहीं था। तो जो गलत स्वभाव के लोग होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते थे। दूसरा, अगर सिविल की हम बात करें, तो सिविल में तो 2 डेट में 6 महीने हो जाते हैं, है ना? तो आपका 2 डेट हुआ नहीं, आपके 6 महीने वेकेट हो गया, आप फिर से एप्लीकेशन डालो, फिर 2 डेट में पड़े, उसका आपका फिर से वेकेट होने का टाइम आ गया, फिर मतलब यही चलता रहता है एक तरह से लूप में, जो कहीं न कहीं जो सिविल लिटिगेशन का अगर हम बोले कि लंबा चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं एक तरह का ब्लॉकेज कर रहा था, एक तरह से हर्डल क्रिएट कर रहा था ये जजमेंट। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेवलपमेंट आया है,
जो ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के वर्ड्स हैं, मैं पढ़ रही हूँ। वी हैव रिजर्वेशन इन द ब्रॉड फॉर्मुलेशन ऑफ द अबव। देखिए क्या बात है, ये कोई दूसरा एक हाई कोर्ट के कोई एक मैटर को लेकर लाया गया था, वो भी कोई क्रिमिनल मैटर था इलाहाबाद का। उस मैटर पे जो वकील साहब थे उन्होंने बोला कि ये जो जजमेंट है इसके इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो इस पे जो एशियन वाला जो जजमेंट है उस पे लेकर उस वकील ने बोला था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी हैव रिजर्वेशन इन द ब्रॉड फॉर्मुलेशन ऑफ द अबव। अबव का मतलब ये वो जजमेंट के बारे में बोल रहे हैं। While there is no gainsaying in fact that prolonging of stay delay trial unduly। ये तो फैक्ट है कि कभी कभी क्या लोग करते हैं कि स्टे लेके बैठ जाते हैं, तो उससे तो केसेस लंबे चलते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। It needs to be factored in that the delay can also be by the inability of the court to take up the cases expeditiously। पर ये इस वजह से भी हो सकता है कि जो कोर्ट है वो केसेस को जल्दी नहीं ले पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा कोर्ट के ऊपर प्रेशर होता है केसेस का कि जल्दी डेट्स वो नहीं दे पाते। तो उस वजह से भी केसेस लंबे होते हैं, खाली स्टे ऑर्डर की वजह से लंबे होते हैं, ये पूरा बोलना सही नहीं है। Thus, the principle laid down that stay shall be automatically vacated, which would mean automatically vacation of stay without application of judicial mind, would result in serious miscarriage of justice। तो इसलिए अगर हम ये बोले कि स्टे ऑर्डर को ऑटोमेटिक विकेट कर देना चाहिए बिना कोई रीजन ऑर्डर कर दिए, तो कहीं ना कहीं वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है। तो यहाँ पे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि अगर आप बिना सुने किसी का स्टे ऑर्डर विकेट कर देते हो, और जो दूसरा साइड है वो इस फिराक में ही बैठा हुआ है कि विकेट हो और मैं उस पर काम करूँ, तो वो जो जो प्लेंटिफ है, समझ लीजिए प्लेंटिफ ने लिया, तो उसके साथ में तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। Thus, the decision in Asian resurfacing is of 3 judges। देखिए जो एशियन रिसर्फेसिंग का जो आया था 2018 में आया था, वो 3 जजेस ने वो ऑर्डर पास किया था। वी रेफर द केस टू ए लार्ज बेंच ऑफ 5 जजेस। तो हम इस मैटर को, जो लार्जर बेंच जो होगा, 3 के बाद का जो बेंच आता है वो 5 जजेस का होता है, जैसे लार्जर बेंच भी बोला जाता है, 5 जजेस बेंच भी बोला जाता है। जो 5 जजेस बेंच हो जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोला जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने बोला है। ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, ऑर्डर सिर्फ इसी बात पे है कि ये मैटर आपका गया है किस पे, लार्जर बेंच पे। तो इससे अब हमारा सिविल केस पे क्या असर होने वाला है, इस डेवलपमेंट पे। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मैट अभी भी जो हमारा जो ऑर्डर है, एशियन रिसर्फेसिंग का जो वेकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर का जो है, ऑर्डर जो चल रहा है विदिन 6 मंथ्स का, जो है आफ्टर 6 मंथ सॉरी, वो अभी भी है, क्योंकि वो 3 जजेस बेंच का है। वो डिसीजन एक तरह से अब अपील में गई है 5 जजेस बेंच में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मेन काम होता है कि जब क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जब आ जाता है, उसको वो डिसाइड करते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बहुत सारी चीज़ों पे, अभी आपका जो गे मैरिज पे जो था, समलैंगिक को शादी का अधिकार है नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे गई हुई थी, है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात आ गई थी। एक लॉ पर ही सवाल उठ गया था कि क्या ये सही है, क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस बात का जो डिसीजन है एक लार्जर बेंच ही लेता है। तो वही बात आई इस मैटर में भी कि अब ये गया है लार्जर बेंच। इससे हमारे सिविल केस में क्या होगा? देखिए, ऑर्डर अभी भी है ना? लेकिन द मोमेंट ये मैटर अब लार्जर बेंच पे चले गई, तो इसका जो इफेक्ट है, एक तरह से आप समझिए कि स्टे तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन ही होना चाहिए, उस स्टे ऑर्डर पे स्टे तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो इम्पोर्टेंस है, वो थोड़ा-सा वीक हो गया है। अब जो हमारे जो सिविल केसेस में जो जजेस होंगे, अब उनको पता है कि भैया ये ऑर्डर तो 2018 का ऑर्डर तब तो लार्जर बेंच में गया है, तो क्या वो 6 महीने में ऑटोमेटिकली वेकेट होगा? चांसेस है कि वो बस एक ग्राउंड लिख दें, मतलब ये सारे सिविल केसेस पर डाल दें कि क्योंकि अब ये मैटर इस पे चला गया, लार्जर बेंच में चला गया है, इसलिए आपसे स्टे हम वेकेट नहीं करेंगे। ये हर एक जज का अपना ओपिनियन होगा। बहुत सारे जो जजेस होंगे वो शायद अब ओपिनियन माँगेंगे अपने हाई कोर्ट्स के जजेस से कि अब हम क्या करें, जो ऑटोमेटिक वेकेशन को अब हम ऑटोमेटिक वेकेशन कराते रहें, या फिर हम लिख दें कि लार्जर बेंच में जा चुका है, इसलिए अभी ऑटोमेटिक वेकेट हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर अभी तक तो हटा नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट व्यू रहा है कि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को करता है, तो कहीं न कहीं उस बात को भी हमें देखनी होगी। तो एक तरह से कन्फ्यूजन का स्टेटस तो अब रहेगा कुछ दिन तक, लेकिन द मोमेंट एक क्लैरिटी आ जाएगी, कहीं से भी कोई हाई कोर्ट का जज भी बोल देता है कि हाँ, ये रेफर अब हो चुका है, तो आप अब तक स्ट्रिक्टली आप मत लीजिए, उसको आप एक्सटेंड करते जाइए। तो चांसेस है कि वो एक्सटेंड होंगे, एक रीज़निंग के साथ एक्सटेंड होंगे ऑब्वियसली, कि अब ये मैटर
लार्जर बेंच पे चला गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो जज का व्यू है, ऑर्डर नहीं, व्यू भी है, तो इसलिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो चांसेस है कि अब जो 6 मंथ्स वाला जो है वो एक्सटेंड होंगे, बट विद दिस रीजन ऑर्डर। साथ ही साथ में हर वकील का भी एक फर्ज बनता है कि वो जाने ये डेवलपमेंट को, और कहीं पे अगर कोई बहुत ही इंटीरियर का कोई जज है, उसको नहीं पता चल रहा है इस डेवलपमेंट के बारे में, या उतना वो वेल अवेयर नहीं है, नहीं पता चला है उसे, तो वकील का काम बन जाता है कि वो जज को इन्फॉर्म करे ऐसे डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि आज हम सभी को ही पता हो जाएगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी अपना एक फर्ज बनता है कि हम खुद भी कोर्ट को नोटिफाई करें कि ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, और प्रोवाइड कराए उस डेवलपमेंट की कॉपी को अपने जजेस को, तो ताकि जज एक रीजन ऑर्डर के साथ में आपके जो स्टे ऑर्डर है उसको वो डेवलप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है हर एक सिविल केसेस में। और मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है मेरे व्यूवर्स को बताने के लिए, कि मेरे व्यूवर्स स्टे ऑर्डर्स को लेकर, सिविल केसेस को लेकर बहुत ही रहते हैं। तो ये अभी भी मैं बोल देती हूँ कि ऑर्डर नहीं है, ये डेवलपमेंट है। मैटर लार्जर बेंच में गया हुआ है, और लार्जर बेंच में जाने का मतलब है कि कहीं न कहीं उस ऑर्डर का एक तरह से अपील ही माना जाए, वो अपील हो गई है, और उसका जो इफ़ेक्ट अब पहले जैसा इतना स्ट्रॉन्ग रहना मेरे ओपिनियन में नहीं रहता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो जो व्यू पॉइंट जो जज ने दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वाकया में बोला है,